पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर अपना छाप दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 मात्राएं में जिसमें लगती हैं उसको हम लोग गुरु स्वर या दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं, और 1 मात्राएं जिनमें प्रयोग होता है उसको लघु स्वर कहा जाता है। ठीक, और साथ साथ 2 मात्राओं से अधिक प्रयोग जहाँ पे होती हैं उसको हम लोग पुल्ल स्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जिसमें आघोष व्यंजन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए फटाफट। यहाँ पे ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे आपको आघोष व्यंजन वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल पा और फा जो लिखा गया है ये आघोष व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। आपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? पहला ऑप्शन है, सुरेश से मोहन छोटा है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, गंगा हिमालय से निकलती है, राजा ने मंत्री से कहा। यहाँ पे अपादान कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत कर देंगे। बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राजा ने मंत्री से कहा, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये अपादान का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी हैं। तो सी डी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका, खिड़की शब्द का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है? यानी 3 हैं, 1 नहीं है, वो ढूंढना है। वातायन है, गवाक्ष है, झरोखा है, द्वार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्वार जो है ये खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द इसके हो जाएंगे। क्लियर? चल, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम शब्द कौन सा है? देखिए तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, साथ साथ इसका विलोम शब्द उजाला से होगा। तो उजाला मतलब आलोक। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता ही है, तो ये बिल्कुल सही, सभी को मालूम था ही। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है? जैसे ऑप्शन के रूप में है, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, श्याम तुम कब आए? उसके बाद नहीं, यह नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा हुआ है। अच्छा 3 जगह पर, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। तो यहाँ पे सही विराम चिन्ह किस में लगा है, किस वाक्य में लगा है, यह पहचान करना है हमको। क्वेश्चन अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे राम श्याम मोहन खेल रहे हैं, यानी कि जब एक से अधिक कर्ता का प्रयोग होता है तो वहाँ पे कामा से अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवलंब अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? 7वीं में अवलंब अविलंब का शब्द युग्म का सही भेद कौन सा हो जाएगा? 7वीं का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पे सहारा और शीघ्र बिल्कुल सही। देखिए अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। विलंब मतलब लेट होता है या देरी होती है, लेकिन अविलंब मतलब जल्दी या शीघ्र होता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखना है। कौन सा शब्द तद्भव है? चलिए फटाफट आंसर दे दीजिए आप लोग। तद्भव शब्द को बताना है कौन सा है। लोहा है, लोमशा है, रुद्न है या फिर हरिद्रा है। ऑप्शन तो देख ही रहे हैं, इसमें तद्भव बताना है आप लोग को। तो यहाँ पे लोहा शब्द जो लिखा गया है ये आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, क्लियर, बहुत अच्छे। और इसका अगर बात करते हैं तत्सम क्या होता है, तो तत्सम लह होता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर पे चलते हैं। इसमें उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना, यहाँ है बहना नहीं है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए कहते नहीं हैं, कोई गांव में या कहीं भी कहता है कि अरे आपने तो उल्टी गंगा बहा दी, तो इसका मतलब होता है रीति के विपरीत कार्य कर देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
रीति के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फटाफट ये काम पहले कर दीजिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी पढ़िए और आंसर भी कमेंट बॉक्स में छापिए। यहाँ पे किस में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है, यानी किस ऑप्शन में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है। जैसे मात्र प्लस उपदेश बराबर मातृप्रदेश, अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, नारी प्लस इच्छा बराबर नारीच्छा, पितृ प्लस अनुमति बराबर पित्रानुमति। तो यहाँ पे 10वीं का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे मात्र प्लस उपदेश जो लिखा गया है मातृपदेश नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो, माफ़ कीजिए, जो सही नहीं है वो पहला है, बाकी सभी इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये बनेगा तो यहाँ पे मात्र नहीं, इस प्रकार से मात्र को लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है सूर्योष्मा। सूर्योष्मा ये शब्द लिखा गया है सूर्योष्मा, इसमें संधि का नियम किस प्रकार से, कौन सा नियम लागू है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। 11वें प्रश्न का आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे आपका सूर्य हो जाएगा और सूर्य के साथ धन प्लस उष्मा को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शब्द में जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा और दूसरे में जो आएगा वो बड़ा ऊ आ जाएगा। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। क्लियर? और ओ जो होता है वो किस में होता है? वो ओ होता है गुण संधि में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? और एक बात, उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग जो शब्द मूल शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। वहीं साथ साथ जो मूल शब्द के पीछे लगता है यानी अंत में लगता है वो जो है प्रत्यय कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ कभी कभी परिभाषा भी इसकी पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो आपका उपसर्ग लगा हुआ है निस उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया है। और इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें चरण कमल, देखिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है चरण कमल, इसमें समास पद में कौन सा समास विग्रह सही होगा? चरण है जो कमल, चरण और कमल, चरण और चरण पर कमल या फिर चरण में कमल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो पहला ही ऑप्शन चरण है जो कमल अर्थात विष्णु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ साथ हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा आपका है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी, आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है कौन सा सही है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर परीक्षा में प्रैक्टिस सेट में पूछा ही जाता है। इसको आप बिल्कुल ऐसा कर लीजिए जैसे आप लोग, एक होता है रचयिता होता है, रचयिता को बिल्कुल रट लीजिए, ऐतिहासिक को बिल्कुल रट लीजिए, जो सही होगा ये सब अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब अगर परीक्षा में आ जाते हैं और गलत कर देते हैं आप लोग तो जान लीजिए सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ऐतिहासिक इस प्रकार से लिखा जाता है। क्लियर? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली जो है ये हिंदी से संबंधित है, लेकिन किस हिंदी से संबंधित है या किस बोली से संबंधित है ये बताना है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कुछ अलग सा है। इसमें कहा गया कि जो वाक्य में उनके जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं उनमें प्रथम तथा अंतिम अंश जो लिखा गया है संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश दिए गए हैं जिसमें या, रा, ला और वा हैं। इसके अंतर्गत जो बिना क्रम के हैं उन चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही से लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 1 नंबर यहाँ पे है और 6 नंबर यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ है, 6 यहाँ पे है और 4 ये नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। उम्मीद है कि आप लोग को ऑप्शन भी दिख रहा होगा।
जैसे पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, जीवन के अनेक मर्म पक्षों की, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा कि वास्तविक अनुभूति, यानी रा वाला ले लेंगे, वास्तविक अनुभूति हृदय में समय समय पर, अच्छा यहाँ पे नंबर डाल देते हैं तो सही हो जाएगा, ये पहले के बाद दूसरा हो जाएगा, और दूसरे के बाद फिर जो है समय समय पर जागती रहती है, वहीं ऐसे रूप व्यापार सम्मुख रख सकता है जो, तो ये आपका जो है तीसरे नंबर पे हो जाएगा। साथ साथ उसके बाद चौथे नंबर की बात करते हैं तो ला हमें रखती है जो हमें किसी भाव के मग्न, यानी कि ये चौथे नंबर पे, और ये पाँचवें नंबर पे हो जाएगा। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोग को। छठा नंबर यहाँ पे दिया ही गया है तो बी इससे मेल खा रहा है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है समझ में ये आ गया होगा। इसी के साथ अच्छा ये करना क्या था, इसमें एक प्रकार से वाक्य आपको बनाना था, सेंटेंस को सही से बैठाना था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अच्छा एक यहाँ पे पंक्ति लिखी गई है, जग सरास संकट मुनि नाना, अच्छा जग असार संकट पुनि नाना, ना लीजिएगा थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया पढ़ने में, जग असार संकट पुनि नाना विकल विरत चित्त साधु समाना। इस पंक्ति में कौन सा रस है, वात्सल रस है, वीर रस है, शांत रस है, या फिर करुण रस का उदाहरण है ये। तो यहाँ पे ये शांत रस का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साधु की बात, साधु जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए शांत रस का यहाँ पे वर्णन हुआ। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ऐसे शब्दों को पकड़ना है कि आप लोग को तुरंत वहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगला क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो 18 नंबर से 20 नंबर तक लेकर है, और ये गद्यांश है। गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है अच्छे से, और मैंने जो है इसको पहले ही पढ़ रखा है। उम्मीद है कि यहाँ से आपको पढ़ना है। अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है, यहाँ से पढ़ना है और पूरा पढ़ते रहना है। यहाँ भी दिया गया है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और उम्मीद है अच्छी तरह से आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन सीधा 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे कहा गया है कि जो उक्त अनुच्छेद है, मतलब पंक्ति है, उनमें फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि वो क्या करते हैं, कि वो जो है अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। उम्मीद है कि समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि धर्म ग्रंथ में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है, सदाचार के नियम पर, धर्म पालन पर, भक्ति और ज्ञान पर, या फिर अहिष्णुता पर। 19 नंबर का क्वेश्चन बताइए आंसर कौन सा सही होगा। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही सदाचार के नियमों पर यहाँ पे धर्म ग्रंथ में सबसे अधिक बल दिया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर का सदाचरण की जो प्रमुख चर्चित दिशाएं हैं वो क्या है, श्रद्धा भक्ति है, माया ममता है, सत्य अहिंसा है, पूजा अर्चना है। तो यहाँ पे सत्य और अहिंसा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यही जो है पंक्ति में चर्चित किया गया है। क्लियर। तो सी ऑप्शन सही हो गया। और हम लोग 20 प्रश्न के इंग्लिश के प्रश्नों को जो भाषा से लिया गया है उसको कवर करेंगे। उसके बाद संस्कृत के कवर करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेसेस द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसका जो है मीनिंग, सही मीनिंग बताना है। ये क्या है, तो यहाँ पे इसका जो सही मीनिंग है 21 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल रैंडम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। और इसी के साथ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपोजिट मीनिंग, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। ये शब्द जो नीचे लिखा गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द जो है वो पहला ही ऑप्शन इनकम्प्लीट बिल्कुल सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बल चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे खाली स्थान जो है इस पे कौन सा शब्द भरा जाएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अ पीस ऑफ वर्क, यानी आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें आप लोग को इडियम्स फ्रेज बताना है। लाइक बिड फायर, तो लाइक बिड फायर का जो इडियम फ्रेज होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे रैपिडली हो जाएगा। रैपिडली ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी पहला ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग को सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस,
यानी कि एनिमल्स हु लिव्स इन हेयर, तो इसको जो है क्या कहेंगे ये बताना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेगरियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे एरर ढूंढना है, किसमें एरर है। यदि कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आपको चूज कर लेना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें एरर है, यानी कि इनटू दिस स्कैंडल, यानी सी ऑप्शन में एरर है। क्लियर, एरर कहाँ पे है, इनटू का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट के बाद जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे इनटू जो लिखा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट लिखा गया है उसके बाद इनटू लग गया है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सब ठीक है, इसलिए ये एरर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसके साथ नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, इसको आपको नरेशन में चेंज करना है। ये सेंटेंस लिखा है ही said the mice will play when the cat is away, तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये किस रूप से बन जाएगा, किस रूप में बनेगा, तो he said that the mice will play when the cat is away, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मिलान कर लीजिएगा। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से 30 यहाँ पे आपका ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को केयरफुली आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा बड़ा कर दें जिससे स्पष्ट आप लोग को दिखने लगे। उम्मीद है कि दिख रहा है। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है पूरा। उम्मीद है पढ़ लिए। बढ़ चलते हैं अगले पेज की तरफ, तो इसको भी पढ़ लिए होंगे, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन आपका, स्पीच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, तो इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। तो इसका अर्थ जो है वो आपका इफ़ बी यूज इट केयरफुली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, स्पीच कैन आल्सो बी अ ग्रेट सोर्स, तो यहाँ पे सोर्स मतलब ये 29 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। इफ़ वी एक्सप्रेस ओवरलेस अलाइक टू ऑल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी ए बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट, स्लिप ऑफ द टंग मीन्स, तो यहाँ पे सी आप एक मिनट सी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सी देखिए, यूजिंग वर्ड्स केयरलेसली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूत बली ही पद में कौन सा समास है। अच्छा, यहाँ से संस्कृत का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। संस्कृत के ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको मिलान करते रहिएगा, जो भी सही हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, बहुब्रीहि समास का यह उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर का, यहाँ पे पठाम जो शब्द लिखा गया है पठामा, इसमें पठ धातु रूप कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ये लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे रत्नाकर बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट 34 नंबर पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पित्र शब्द में किस विभक्ति एवं वचन का प्रयोग हुआ है, दोनों शब्दों को बताना है। एक पित्र लिखा है, एक पित्र लिखा है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। पहला वाला जो लिखा गया है वो तृतीया जो है विभक्ति में है, और वचन की बात करते हैं तो एक वचन में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावकः शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे पौ प्लस अकाह बराबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, पावकः हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 36 नंबर में शुद्ध वाक्य जो लिखा गया है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग को प्रत्यय किस प्रकार से, यहाँ पे सानच में कौन सा प्रत्यय है। अच्छा, सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा ये बताना है।
तो यहाँ पे सेवमानः बन जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है अस्वास्थ्य में समास बताइए। 38 नंबर में अस्वास्थ्य में समास जो होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे खाली जगह है, वयम फिर स्पेस है, सह न्यूसामः, यहाँ पे रिक्त स्थान पे कौन सा शब्द फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे आनंदेन बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 40वां क्वेश्चन नंबर जो है ये पंक्ति पढ़ना है। पंक्ति पढ़ने के बाद यहाँ पे ये लिखी गई है पंक्ति, इसको पढ़िए और 40 नंबर का क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोक कर पढ़िए। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे धीरा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। 10 प्रश्न यहाँ पे आपके विज्ञान के देखने के लिए मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन है टेस्ला चुंबकीय जो है वो किसकी इकाई है। टेस्ला जो है वो किसकी इकाई है ये बताना है। अच्छा आधार लिख दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय प्रवाह की, चुंबकीय प्रेरण की या चुंबकीय संवेग की। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है 41 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो पहला ही ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला जो है वो इकाई होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से नहीं है। तो इस रोग का नाम है खसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये विषाणु से होने वाला रोग है। बाकी तपेदिक हो गया जिसको टीबी कहा जाता है, टाइफाइड हो गया, कुष्ठ रोग है, ये सभी जीवाणु से होते हैं, लेकिन खसरा जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है बारूद। चलिए देख लेते हैं आज मिश्रण जो बारूद होता है वो किन किन चीज़ का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे ये नाइटर जो होता है सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि बोतल के अंदर पानी जमने से वह क्यों टूट जाती है, मतलब बोतल जो है वो क्यों फट जाती है या टूट जाती है। कांच के बोतल में अगर आप लोग पानी डालकर फ्रिज में रख दें और अगर उसको बर्फ़ बनाना है तो कांच का बोतल आपका टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है। तो इसका 44 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये इजी भी था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है। जो परमाणु होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसके परमाणु को न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है, लगाया जाता है। तो ये टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी, क्षय रोग, तपेदिक जो भी कह सकते हैं आप कह लीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि पाचक एंजाइमों एवं उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है। जो टाइलिन होता है वो लार ग्रंथि का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है अमाशय का होता है। मल्टोज जो होते हैं बड़ी आंत में होते हैं, या फिर ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो पित्ताशय में होता है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है तो गलत आपका ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन ना कि आमाशय का होता है, ये प्रोटीन का होता है। और बाकी टाइलिन जो होता है वो लार ग्रंथि का पाचन करता है। अच्छा, ये टाइलिन जो होता है लार ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, और ये मल्टोज बड़ी आंत के लिए होती है, और फिर ट्रिप्सिनोजेन जो होता है ये पित्ताशय के लिए होता है। क्लियर। तो यहाँ उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मौत किसे कहते हैं। चलिए, कैंसर को, प्लेग को, एड्स को, मलेरिया को काली मौत के नाम से जाना जाने वाला बीमारी कौन सी है, तो ये प्लेग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और प्लेग नामक जो बीमारी है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को काली मौत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि तिल्ली बढ़ जाती है इसमें, और रक्तस्राव दान हो जाता है। जो दाने पड़ जाते हैं उससे बराबर ब्लड निकलता रहता है, और वमन आदि कारणों से और रोगी का शरीर जो होता है वो काला पड़ जाता है, इसलिए इसको काले मौत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैरोमीटर जो होता है उसका पाठ्यांक में अकस्मात गिरावट से मौसम में कौन सी दशा का सूचित होती है, हमने मौसम की कौन सी दशा प्रदर्शित होती है। जैसे कि आपका जो बैरोमीटर है यदि उसमें एकाएक यानी अचानक जो है गिरावट हो जाती है तो मौसम को किस प्रकार से सूचना मिलती है कि तूफानी मौसम है, शांत मौसम है, शीत एवं शुष्क मौसम है, या फिर
गर्म एवं धूप वाला मौसम होगा। 49 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन पहला ही तूफानी मौसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नोट कर लें। और अगर नोटबुक पेन साथ में नहीं लेकर बैठे हैं तो आप लोग बिल्कुल लेकर बैठें, जिससे आप लोग का जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा मिलते नहीं हैं और कंफ्यूजन भरे होते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है, यानी कि गोबर गैस जो होता है उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन अच्छा है और सभी को मालूम भी है। गांव में ये पहले बनाया जाता था, यहाँ पे ये उसमें मेथेन होता है, अभी भी है। जो जहाँ पर आपको गैस गोबर जो है इकट्ठा हो वहाँ पर आप जाइएगा तो कुछ मेथेन के जैसे गंध आपको आती जो है महसूस होती प्रतीत होगी। तो ऑप्शन नंबर डी मेथेन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं कि ये मैथ का जो है आपका पोर्शन है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के हैं। इसको आप लोग हमारे सर के द्वारा बढ़िया से डिटेल में अच्छे से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जाकर बिल्कुल आराम से पढ़ लीजिएगा। हिंदी का भी अलग से मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जाइएगा तो उसको डिटेल में वहाँ पे वो लोग समझा रही हैं, ठीक के लिए। और हमारे साथ 150 प्रश्नों को आप लोग आकर पूरा कवर करिएगा साथ साथ। और ये जो है इंडिविजुअल इसको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से जा के आप लोग सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और सुपर टेट में यानी कि एक माध्यमिक कह रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में एक सीट पक्की करने के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई को कंटेस्ट में करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ बनकर सॉल्व करते रहिए। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जो हमारा पर्यावरण सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन यानी 71 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता या फिर मुंबई सेंट्रल। देखिए ये उत्तर मध्य की बात किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अपना उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो है ये उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। क्लियर। और उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय हैं जो परीक्षा बोर्ड भी परीक्षाओं मतलब रेलवे बोर्ड परीक्षा भी कंडक्ट कराती हैं। एक इलाहाबाद बोर्ड है और एक गोरखपुर बोर्ड है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए और ये मुख्यालय भी है, गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों मुख्यालय भी हैं। जैसे ये पहला यहाँ पे दिया गया है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, इलाहाबाद है। उसी प्रकार से जो है गोरखपुर भी आपका जो है उत्तर पूर्व का मुख्यालय जो है रेलवे का वो इलाहाबाद क्या कहते हैं इलाहाबाद कह रहे हैं, गोरखपुर है। क्लियर। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। तो 3 तो शामिल होते हैं, एक नहीं शामिल होता है, उस विषय में जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जीवन प्रत्याशा होती है मानव विकास सूचकांक में, और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी होती है और प्रौढ़ साक्षरता भी होती है, और लेकिन सामाजिक असमानता जो होती है ये नहीं होती है। इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है ये भी पूछा गया है, तो डी शामिल नहीं होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, पृथ्वी है, शनि है या फिर शुक्र है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका, माफ कीजिए बृहस्पति कह रहे हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मैं ऑप्शन को ही बता दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यह लगभग पीले रंग का ग्रह होता है, जिसको पीले रंग का ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा लगभग ये 12 साल में पूरा करता है, और इसके पास जो है 67 उपग्रह हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। तो ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और बात करते हैं कि इसका आयोजन जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए और ये हुआ कहाँ था, राजगृह में हुआ था, ठीक। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे उनका नाम महाकश्यप उनका नाम था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है।
तो ये हाँ की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति प्राधिकार जिम्मेदारियों का उल्लेख है? 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची की बात किया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे देखिए, इसमें अस्थायी सदस्य जो हैं उनकी संख्या 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक इसमें नहीं है, उसी को हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ये स्पेन जो है ये इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? भारत, म्यांमार, अमेरिका, चीन। तो ये चाइना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो है ये चीन का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? तो इसमें जो गांधी जी के द्वारा पुरस्कार लौटाया गया था उस पुरस्कार नाम है केसर हिंद, यही गांधी जी को मिली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है 1913 में अमेरिका में जो गदर पार्टी की स्थापना की थी उनका नाम क्या है? मैडम कामा हैं, लाला हरदयाल हैं, रास बिहारी बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो वो भी बिल्कुल लाला हरदयाल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए, कहीं कहीं पर गदर पार्टी का लाला हरदयाल ना दे करके कैप्टन मोहन सिंह देता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाला हरदयाल नहीं होंगे तो कैप्टन मोहन सिंह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, अच्छा माफ कीजिए, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? कहा था यहाँ पे, लेकिन ये कहा भी गया है, तो इनके द्वारा ये अक्सर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बिल्कुल नोटबुक में नोट कर लें इसको। यहाँ पे ये जो है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, और ये अनुच्छेद 32 जो है, ये अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जनवरी, 1 मार्च। 1 तारीख को तो मनाया ही जाता है, लेकिन वो महीना जो था वो मई का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। मधुबनी के नाम सुनते ही सबसे पहले बिहार की बात आ जाती है। इसमें क्या होता है कि चावल के द्वारा जो रंग तैयार किए जाते हैं उससे जो है यहाँ पे रंगोली बनाई जाती है मधुबनी में। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा पहला ही बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? कपास मिट्टी को किस नाम, आप कीजिए, कपास के नाम से जानी जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? तो यहाँ पे ये काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और काली मिट्टी में कपास जो है सबसे अधिक पैदावार भी होती है। के लिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? वैसे बात करते हैं सहारा की, तो सहारा जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए अफ्रीका भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी 6 बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, असुमेलित तथ्य को पहचानो, यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। जैसे कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था वो अनुच्छेद 370 के द्वारा दिया गया था। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। और उसी के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है अनुच्छेद
36 से 51 तक है। वहीं अगला नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं अनुच्छेद 90 में है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 90 में नहीं है, वो 51 के का में रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल असुमेलित है, यानी कि डी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। अच्छा, ये अपने उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, भारत का रेलवे स्टेशन है और इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर अन्य नाम कर दिया गया है और वो नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी का नाम ही CST है, ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। CST आप लोग CST जानते होंगे, तो यहाँ पे CST ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ये क्लियर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गेहूं का जिन बैंक कहाँ पर स्थित है। IARI नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, करनाल। तो यहाँ पे गेहूं के जिन बैंक की बात किया गया है। देखिए ध्यान से, गेहूं का जिन बैंक कहाँ पर स्थित है, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में ही है करनाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ पूछा गया है, अन्यथा गलत कर देंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है 2 है और लंबाई 3 है, तो 2:3 इसका होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जब लंबाई चौड़ाई पूछता तब 3:2 होता, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात पूछा गया है तो 2:3 होगा। ये ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सुमेलित है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, मेन कैंप अब्दुल फजल है, एनिमल फार्म बाबर हैं, डिवाइन कॉमेडी कार्ल मार्क्स हैं। तो यहाँ इसके लेखक जो हैं, अच्छा, सुमेलित सही जोड़ा जो है अर्थशास्त्र के कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य को द्वारा लिखी गई है, जिसको चाणक्य कहा जाता है, वो ये एक राजनीतिक पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र से संबंधित। क्लियर। चलिए, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता क्या है, पूछा जाता है कि कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो ये राजनीतिक से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं वो संजय बारू हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई है। पंजाब केसरी को किसके नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इन्हीं को ये उपाधि भी मिली थी पंजाब केसरी का। साथ साथ नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शहर लोथल कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में लोथल स्थित है। क्वेश्चन अच्छा है। गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। तो ये कहाँ पर स्थित है बताइए फटाफट। तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और ये कच्छ के रण के पास लोथल स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होने के साथ अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे कम है। आबादी का घनत्व का मतलब कि ये है कि कहाँ पर लोगों की जनसंख्या किस राज्य में कम है। कम जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से घनत्व की बात किया गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो सी बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राजा जी, इंद्रावती, ये सब जो है इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी ये राजा जी राजस्थान में है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, ये डांडी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर स्थित है। बट डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। गुरु शिखर चोटी जो है यह किस राज्य में स्थित है ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो गुरु शिखर की बात करते हैं तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और ये राजस्थान में स्थित है। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर पहला राजस्थान बिल्कुल सही होगा। और ये मैंने पहले ही बता दिया, अरावली पर्वत जो है
इसकी सबसे ऊंची चोटी है और अरावली पर्वत को जो है सबसे प्राचीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग वित्त, बैंकिंग कहिए चाहे वित्त कहिए, कि क्षेत्र में जो प्रयुक्त EMI होती है उसका पूरा नाम क्या है, यानी EMI जो होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, जिससे अन्य साथी आपके फटाफट जुड़ सके। चलिए फटाफट ये काम कर दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते रहिए और आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए। RBI जिसको भारतीय रिजर्व बैंक का नाम से जाना जाता है, उसका प्रधान कार्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में, गुजरात में, कोलकाता में, देहरादून में। यानी RBI का मुख्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछना था। बट यहाँ पे घुमा कर पूछा गया है कि किसी विद्यार्थी जो हैं, हमारे साथी जो हैं वो कंफ्यूज हो जाए। बट आप लोग को कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है, ये ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो पहला ही मुंबई सही हो जाएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST भारत में लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो इसकी समिति विजय केलेलकर समिति के द्वारा दी गई थी। GST का लागू करने का सुझाव ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? बौद्ध मंदिर विश्व का दुनिया में कहाँ पर स्थित है? भारत, इंडोनेशिया, जापान, चाइना। तो ये जो स्थित है वो इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा है, बी बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति, ध्यान दीजिएगा, यूपी का जिला योजना समिति का गठन कब किया गया? 102 का ऑप्शन नंबर पहला 1999 में जिला योजना समिति का गठन किया गया। फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन 1999 सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूपी का कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है यूपी को, ये बताइए। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग यूपी स्पेशल बहुत पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में को जो है कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? चलिए बताइए। 3, 6, 4, 2, ये ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में जो बांटा गया है वो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चल, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको IIT कहा गया है वो स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा। तो IIT कानपुर का नाम सुने हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT मुंबई, IIT मद्रास, ये सभी हैं, बट यहाँ प्रयागराज, लखनऊ, आगरा में स्थित नहीं है। क्लियर। चल, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? अच्छा, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना नहीं किया गया? साबरमती तो किया गया है, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम, इसमें से कौन सा है जो नहीं किया गया है? तो यहाँ पे सेवाग्राम हो गया, ये भी किया गया है, साबरमती आश्रम भी किया गया है, फिनिक्स आश्रम भी किया गया है, बट विश्व भारती नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वानस्पति सबसे बड़ा कहाँ पर स्थित है भारत का? कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या फिर कोयम्बटूर। तो ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है? तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, जो अपने भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, उसी ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ब्रह्मपुत्र सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत का क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। तो यहाँ पे इसको जो माना जाता है वो अहिंसा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। शिक्षण कौशल आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग फटाफट। तो चलिए देखिए,
पहला क्वेश्चन है इसमें कि मैं ऐसे शिक्षक की प्रशंसा करूंगा जो, यानी कि किस शिक्षक की हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं, कोई भी प्रशंसा करता है जो छात्रों के हित में किस प्रकार से कार्य करता हो। चलिए ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे बी, विद्यार्थियों की समस्याएं जानता हो और उसकी सहायता भी करता हो, यही शिक्षक की प्रशंसा करने योग्य होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। छात्रों के साथ मित्रवत का संबंध रखता हो, विद्यार्थियों पर कड़ा नियंत्रण रखता हो और आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। क्लियर। चलिए, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीखना का सबसे समुचित अर्थ क्या है? ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, हुनर की प्राप्ति या फिर व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना। तो यहाँ पे जब व्यवहार में आपके परिवर्तन होगा तो वही आपका अधिगम कहलाएगा, यानी कि लर्निंग जिसको सीखना कहते हैं वो कहलाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यही समुचित अर्थ है सीखने का। साथ साथ नेक्स्ट है शिक्षण में दृष्टि मॉडल क्या नहीं बढ़ा सकती है? शिक्षण में जो दृष्टि मॉडल है वो क्या नहीं बढ़ा सकती है, ये बताना है। 113 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तनाव और उबाऊ जो होते हैं ये नहीं बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि व्याख्यान उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिसको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? भाटिया है और डॉक्टर माथुर का है या फिर सुकरात का, फिर रस्क का है। तो यहाँ पे ये कथन जो कहा गया है ये रस्क कथन है कि चाहे वो व्याख्यान नियम का हो या अन्य से संबंधित हो जिसका स्पष्टीकरण उनके शिक्षक को चाहता है कि श्रोता उसे समझे, ये रस्क कथन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में भाषा के उचित विकास के लिए अधिक प्रभावशाली क्या होगा? वाद विवाद होगा, प्रतियोगिता होगा, लेखन प्रतियोगिता होगा, कवि सम्मेलन होगा, फिर भ्रमण कार्यक्रम होगा। 115 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे लेखन प्रतियोगिता हो जाएगा। बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है कि प्रयोग दर्शन विधि का गुण क्या है? प्रयोग दर्शन विधि का गुण जो है वो अस्थायी ज्ञान भी होता है, सक्रिय वातावरण भी होता है। जैसे वातावरण जब सही होगा तभी वहाँ पर ज्ञान सही से उपयोग हो जाएगा। साथ साथ मानसिक विकास में सहायता भी होता है। तो ये उपयुक्त सभी बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया होगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण ये बिल्कुल सब सही है। अगला है कि विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी में कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है? व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी हो सकती है? व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, संवेगात्मक अभिभिन्नता में भिन्नता या फिर उपयोग सभी। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। चाहे वो व्यक्तिगत भिन्नता हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, ये सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उपयोग सभी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, डी ऑप्शन सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन एवं रायन ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत की है? तो यहाँ पे इनके द्वारा 14 शिक्षणों की सूची को प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो एलन हो चाहे रायन हो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः अनुसंधान के उद्देश्य लिखे जा सकते हैं, किस प्रकार से ये लिखे जाते हैं? तो फर्स्ट बिल्कुल केवल प्रश्न के रूप में ये लिखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य में कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए? 2, 3, 1, 5। 2, 1, 3, 5 है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो 3 बातें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। बाल मनोविज्ञान के भी 10 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन कहाँ पे हैं, ये कब आपका डिटेल आपका ऊपर मिल जाता है। बाल मनोविज्ञान का क्वेश्चन है कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कुरो एंड कुरो का ये कथन है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि, ध्यान दीजिएगा, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक जो हैं उनका नाम फ्रॉवेल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल फ्रॉवेल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को किस प्रकार से रहना चाहिए या क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं साथ साथ, जिससे आप लोग को आंसर देने में आसानी हो। दृष्टिबाधित का तात्पर्य है कि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं,
और वो भी 5वीं कक्षा का बच्चा है या शिक्षा विद्यार्थी है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और साथ साथ ऐसे सीडी जो सुनने लायक हों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि सीडी, श्रव्य सीडी के माध्यम से, यानी कि उसको सुनाई पड़े इस प्रकार से कार्य को करना चाहिए। देख नहीं पाता तो कम से कम सुनकर ही पढ़ाई करें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर? सीखना क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ये ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखिए कि सीखना क्या है। तो सीखना जो है ये आपका, चाहे वो व्यवहार में परिवर्तन हो, चाहे अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम हो, चाहे वो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी डी बिल्कुल उपयुक्त सभी सही है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट अवसरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर जिन पियाजे के द्वारा। क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग को मालूम भी गया। 4 विकास के 4 चरण जो संज्ञानात्मक विकास के दिए थे, जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो होती हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? यहाँ पे एक स्पेस में भरना है। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ही 3 से 4 वर्ष के जब बालक या बालिकाएं जो भी हो जाते हैं, उनकी इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय जो होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, यानी सुन सकते हैं वो। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो यहाँ पे पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी में। तो यहाँ पे इन सभी में होता, चाहे वो व्यक्तित्व का निर्माण हो, कक्षा शिक्षण में हो या अनुशासन में हो। यहाँ पे संवेगात्मक समावेशन प्रभावी की बात किया गया है। तो ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे इसको समझना है अच्छी तरह से, तभी आप लोग समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 5 वर्ष का राजू है, वह अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, मतलब कुछ देर शांत रहती है, उसके बाद पुनः बिजली कड़कती है। फिर राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत है, प्रयत्न भूल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जो है हमारे इवेन पावलोव के द्वारा दिया गया है, ध्यान नहीं किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, इसकी शारीरिक आयु जो है 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धांक क्या होगी? देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़े दिनों बाद मिला है, तो इसको हम लोग सोच रहे हैं सॉल्व कर लें। क्यों? सही रहेगा ना? ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले m/c × 100 करते हैं। यम मतलब मासिक आयु होती है 120 बटे c मतलब शारीरिक आयु होती है, वास्तविक आयु जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे 10 गुणे 100 कर देंगे। एक मिनट क्या है भाई? हैं तो यहाँ पे मैंने बताया m/c × में 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए यम मतलब होता है मासिक आयु जो 12 दिया गया है, वहीं पे c मतलब वास्तविक आयु या शारीरिक आयु, तो ये 10 दिया गया है। उसके बाद फिर गुणे 100 कर दिया गया है। इस यहाँ से 1 0 से 0 काट देंगे या 10 हम 100 कर देंगे, तो ये 12 गुणे 10 हो गया बराबर 120 वर्ष इसकी बुद्धि लब्धांक आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे 120 जो भी सही होगा वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के केवल आंसर को बताएंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा।
यहाँ पे 131 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे सबसे विषम जो है वो सी विषम आपका क्लियर है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे यदि j बराबर 1 k बराबर 2 l बराबर ये जो भी दिया गया है ये देखिएगा, तब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ऑप्शन हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ये लाएगा यहाँ पे। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि हवा को पत्थर कहा जाता है, पत्थर को जल कहा जाता है, जल को पुल कहा जाता है, पुल को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को गर्म कहा जाता है और गर्म को ठंडा कहा जाता है, तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। देखिए हाथ जो धोया जाता है वो पानी से धोया जाता है, तो पानी को क्या कहा जाता है, यानी जल को क्या कहा जाता है, जल को, पत्थर को जल कहा जाता है। तो हम हाथ किससे धोएंगे, बताइए भाई, किससे धोएंगे, पत्थर से धोएंगे। क्लियर। कुछ करना नहीं होता है इसमें, आप लोग जो क्वेश्चन किया जाए उसी पर जाइए और सीधा आंसर बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं था, केवल यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ना था। तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, हाथ भाई हम पानी से धोएंगे या जल से धोएंगे। यहाँ पे पानी ना दे करके जल दिया गया है, तो जल क्या है, तो पत्थर को जल कहा गया है, तो जल, पत्थर को क्या कहा गया है, जल कहा गया है। तो किससे धोएंगे, हाथ पत्थर से धोएंगे। क्लियर, इसी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी बिल्कुल 140 बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार से 160 जो है 140 से संबंधित है। इसमें जो भी होगा आप लोग इसको देखिएगा और इसको मिलान कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट, ऑप्शन भी देख लें साथ साथ तो सही रहेगा। यहाँ पे 135 नंबर का क्वेश्चन, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए यहाँ पे 6 आ जाए तो इस फलक के नीचे कौन सा अंक, यानी 6 के विपरीत शब्द 1 आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न है। यहाँ पे कहा गया है कि किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर कार्य हेतु द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया था। तो ये डॉक्टर वैन न्यूमैन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, द्विआधारी पद्धति इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया है कि DNS जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है वो क्या है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है वो .edu है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ये देखिए .edu है, ये डोमेन नेम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके क्षेत्र में प्रयुक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है। तो उसके क्षेत्र में जो LISP होता है, लिप्स जिसको कहते हैं, यही इसकी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, विश्व में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जो है ओपन एजुकेशन रिसोर्स शब्द का प्रतिपादन किया था। तो ये जो प्रतिपादन किया गया था वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम। CPU का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के मिलेगा। फटाफट इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, जीवन कौशल का प्रमुख पक्ष कौन सा है। स्वयं सहायता कौशल है, नीति शास्त्रीय कौशल है, सामाजिक कौशल है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा 141 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, चाहे वो स्वयं सहायता कौशल हो, नीति शास्त्रीय कौशल हो, सामाजिक कौशल हो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, जो मानसिक रोगियों को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जाता है। साइकोन्यूरोसिस जिसको हम लोग मनो दौर्बल्य के नाम से जानते हैं, या फिर साइकोसिस जिसको मनोविक्षेप के नाम से जाना जाता है। ये दोनों है। कौन सा है, ये कूटनीति का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों सही है। ये मानसिक रोगियों के लिए जो वर्गीकृत किया जाता है दोनों है। ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही है।
और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ की बढ़ावा देता है? चलिए देख लेते हैं। जो बढ़ावा देता है वो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, जिससे एक दूसरे के सहयोग के कारण एक दूसरे में व्यवहार बना रहे। और इसी के साथ साथ जब एक दूसरे के सहयोग करेंगे तो ये आगे जो है सामाजिक ज्ञान भी या सामाजिक बुद्धि भी इनके अंतर्गत विकसित होगी। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का। आवश्यकता के कारण प्राणी में जो तनाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति जिन रूप से इस तनाव को अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? तो ये अंतर्नोद कहलाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा सिद्धांत अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है सृजनशीलतावाद प्रदान करता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है पुरस्कार जो है वो व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, पुरस्कार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुरस्कार व्यक्ति के अच्छे कार्य करने की प्रेरणा की पूर्ति करता है। ये कथन जो है ये कथन है रायबर्न का। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? तो ये जो संबोधित करती है वो भावनात्मक है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बाह्य अभिप्रेरक है? बाह्य अभिप्रेरक कौन सा है ये बताइए। तो ये चाहे आत्मसम्मान हो, सामाजिक स्तर हो, विशेष उपलब्धि है, सभी बाह्य उपलब्धियाँ हैं या बाह्य अभिप्रेरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर? चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर का प्रश्न है कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता को कैसे सुधारा जा सकता है? पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, सुधारात्मक तथा दंडात्मक प्रयोग के द्वारा अनुशासनहीनता को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्यों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लालच देकर, पुरस्कार देकर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग कौन सा सही होगा। इसमें आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आंसर कौन सा सही हो सकता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे द्वारा। आप लोग कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता से तात्पर्य है देश के सभी नागरिक। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देश के सभी नागरिक समानता जिससे जो तात्पर्य है वो विधि की नज़र में समान हो। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उन्हें विधि द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आपको अभी तक सभी लोग जो भी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको लोग को मिलता रहे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस से। तब तक के लिए धन्यवाद।